गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिस्ट्री का पार्ट वन का पहला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, मतलब कैसे, कब और कहाँ, ये स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखें आप अपनी बुक ज़रूर सामने रखें। और आप जैसे जानते हैं, शायद आपने देखा होगा, हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रीडिंग आपको अपने मन से खुद से करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग खुद करनी है। मैं इसको आपको शॉर्ट में या इसके हिंदी में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। तो चैप्टर लिखने से पहले या चैप्टर सुनने से पहले एक बार रीडिंग ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है और हिस्ट्री पढ़ना सभी को पसंद नहीं आता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि कितने इम्पोर्टेंट तारीखें जो होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेट विद डेट्स। एक समय था जब जो इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे, वो तारीखों के लिए बहुत ज़्यादा उसके जादू में ही खोए रहते थे, बहुत ज़्यादा फैसिनेट थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब किस राजा को गद्दी पर बिठाया गया, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर बहस चलती थी। आम लोगों के हिसाब से जो इतिहास है वो तारीखों का एक पर्याय, मतलब सिनोनिमस बन गया था डेट का। और आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रखते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? तो हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। जो इतिहास है वो अलग अलग समय पर आने वाले जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं, उनके बारे में ही होता है। तो इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में, मतलब जो पास्ट में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें बदलाव कब आए, उसमें कब बदलाव आए और क्या बदलाव आए। जैसे कि हम जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है हमारा, उसकी तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि हम पहले ऐसे थे, हम बाद में ऐसे हो गए, कि ये चीज़ पहले ऐसे चलती थी अब ऐसी हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं हिस्ट्री। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा सवाल नहीं उठाते या ऐतिहासिक सवाल क्वेश्चन नहीं करते। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियन क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। मतलब कि जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है, हम उसमें आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते हैं, उनको ग्रांटेड लेते हैं, मानो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी बहुत अचंभे के मोमेंट्स ऑफ वंडर, अचंभे के क्षण भी आते हैं। और कई बार हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख कर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल भी उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए भी एक्साइटेड हो सकते हैं कि जिस ज़माने में पेपर नहीं छपते थे या न्यूज़पेपर नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हमें समय के बारे में सोचने के लिए हमको मतलब उकसाते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। जो है, बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। जो ये जो समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए तारीख तय कर पाना वाकई गलत होता है। तो जो एक लंबे समय तक चलती रहती है,
जो ऐसी प्रक्रिया होती है जो लंबे समय तक चलती रहती है। और भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह सवेरे सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट जो डेट होती है वो नहीं हो सकती। मतलब कब से, कौन सी डेट से चाय पीना शुरू किया, किस मंथ से चाय पीना शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती है। तो हम इसकी डेट हम फिक्स नहीं कर सकते कि लोगों ने इतने डेट में, इस मंथ में, इस ईयर में ही चाय पीना शुरू किया था। तो इसी तरह हम जो ब्रिटिश शासन की स्थापना, जो ब्रिटिश शासन जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, उसकी हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते। वो भी धीरे धीरे ही जो हुआ, वो भी धीरे धीरे ही जमना शुरू हुआ। पहले एक जगह उनका इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, धीरे धीरे कई सालों में वो फिर पूरे भारत में फैल गया। उसके लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं हम कर सकते। तो अब फिर इसके साथ ही जो नेशनल मूवमेंट था वो किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था जो हम जिसको बोलते हैं, या समाज में किस दिन बदलाव आए, और ये बताना भी पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक जो डेट है या एक जो टाइम है, अवधि की ही बात कर सकते हैं। डेट की बात नहीं कर सकते, सॉरी, एक अवधि की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि, मतलब जो टाइम जो होता है, टाइम अप्रॉक्सीमेट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। तो दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। ये जो जुड़ाव है इसकी एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। जो उनके बारे में जो चीज़ें लिखी होती थी उनको ही इतिहास माना जाता था। ये हिस्ट्री राजाओं महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होती थी। हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल में उनका विवाह हुआ, किस साल में उनके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब मरे, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि या निश्चित डेट बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। और ये भी है कि जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, मतलब और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह की रियासतें बनी, नए नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इसके लिए कोई फिक्स डेट हम नहीं बता सकते। पर हाँ, कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब बच्चा हुआ, कब वो मरा, कब उसने लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए फिक्स डेट बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है विच डेट, मतलब कौन सी तारीख। बाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि क्या पैमाना होना चाहिए कुछ तारीखों को, कुछ जो डेट हैं उनको इम्पॉर्टेंट मानने का क्या पैमाना होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, या कुछ खास जो इंसिडेंट होते हैं उनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर स्टडी का विषय बदल जाता, यदि हम इसका विषय बदलते तो हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं और महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, कंसीडर एन एग्जांपल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। मतलब जो भारत में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्रीज लिखी हैं भारत के बारे में, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है।
मतलब जितने भी उनके गवर्नर जनरल हुए उनका शासनकाल जो था भारत में वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो हिस्ट्री प्रथम गवर्नर जनरल मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होती और आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होती थी। तो अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन और रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के जो वॉइसराय हैं इनका कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते थे उनकी बुक्स में या उनकी हिस्ट्री में। तो ये अपने ही जो वॉइसराय थे या जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में ही लिखते थे। तो जो इतिहास की इन जो किताबें हैं सभी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, ये जो जनरल हुए इनकी जो जितनी भी गतिविधियां रही, उनकी पॉलिसी रही, उनके जो अचीवमेंट्स रहे उनके आधार पर ही तय होता था जो डेट्स थी। तो ये ऐसा था कि मानो लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण। इन लोगों के बाहर, इन लोगों के जीवन के बाहर तो उस समय जो हिस्ट्री लिखी गई और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी वो इनके ही बारे में लिखी, मतलब कि यही सिर्फ इम्पोर्टेंट थे, बाकी और कोई नहीं था। तो इन लोगों के जीवन का जो क्रम था ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उसका विषय बना। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं कि इनके समय जो भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या गतिविधियां हुई, किन किन वर्गों के बीच वो गतिविधियां हैं, उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं इनको छोड़ के। तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं और स्टोरी या कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स, हम इसको अध्यायों में या चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हर चैप्टर है उसमें कुछ हर चैप्टर में कुछ तालमेल बना रहे। और इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में हेल्प करती है। जो इतिहास, जो हिस्ट्री गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द, उनके जीवन के आसपास चलती है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ जो कोई मायने नहीं रखती और उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा हमें। इसका मतलब यह है कि अब तक हम जिन तिथियों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे या दिया जा रहा था वे इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। इसके लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी या विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अ न्यू सेट ऑफ डेट्स। तो जो नई तिथियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब है हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब किस तरह से हम ये जो अवधियाँ हैं वो सेट करते हैं, मतलब कैसे तय करते हैं। तो इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods। तो 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, मतलब 3-volume वर्क, 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में, इन 3 पीरियड्स में बांटा। और इन कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। अब आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है क्या? कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, कि हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है।
वी डू सम इज एन इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खामियां, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समाज को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है, मतलब एक पीरियड से दूसरी पीरियड के बीच में आए जो चेंजेस हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज जो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की उनकी समझ ये भी थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल की राय में टू डू दिस इज़ वर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूट एंड लॉज इन इंडिया। तो उनकी राय में, जेम्स मिल की राय में, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो जो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? कि इतिहास की जो ये धारणा है कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, अंग्रेजी शासन जो ब्रिटिश शासन था उनके पहले सारा अंधकार का दौर था, क्या इस तरह की धारणा को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो ये चैप्टर आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। और पॉलिटिकल के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।